जब हम दशहरे की बात करते हैं तो हमारे जहन में एक ही तस्वीर उभरती है, रावण के पुतले का दहन, रामलीला का मंचन और बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस त्योहार के पीछे राजनीति, जनजागरण और वैकल्पिक इतिहास की कितनी परतें छिपी हैं? क्या ये आयोजन हमेशा सिर्फ धार्मिक ही रहे? शायद नहीं। भारत के इतिहास में एक समय ऐसा भी आया जब रामलीला का मंच सिर्फ राम की लीलाओं का मंच नहीं रहा, बल्कि जनता के भीतर छिपे विद्रोह, असंतोष और आजादी की चाह का मंच बन गया। आज हम जानेंगे कैसे रामलीला और दशहरा ब्रिटिश राज के दौरान स्वतंत्रता संग्राम का हथियार बने, जब रामलीला बन गई राजनीतिक क्रांति का मंच। हम सब जानते हैं कि रामलीला एक धार्मिक आयोजन है जिसमें श्री राम के जीवन की घटनाएं दिखाई जाती हैं, लेकिन 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में इस आयोजन ने एक नया रूप लेना शुरू किया। एक ऐसा रूप जिसमें धर्म और संस्कृति के साथ साथ राजनीति का भी मेल होने लगा। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंग्रेजों को यह एहसास हो गया था कि भारत में धार्मिक और सांस्कृतिक भावनाएं बेहद ताकतवर हैं। इसलिए उन्होंने सार्वजनिक आयोजनों, विशेष रूप से धार्मिक आयोजनों पर निगरानी बढ़ा दी। लेकिन वहीं दूसरी ओर स्वतंत्रता सेनानियों ने इन आयोजनों को ही जनजागरण के माध्यम के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। रामलीला के मंचन को एक सांस्कृतिक हथियार की तरह प्रयोग किया जाने लगा। जिस तरह राम अधर्म के खिलाफ खड़े होते हैं, ठीक उसी तरह लोगों को यह बताया गया कि अंग्रेजी हुकूमत रावण है, एक दमनकारी ताकत जिसे पराजित करना जरूरी है। कुछ उदाहरण भी है बनारस से, जब कई शहरों में रामलीला के संवादों में छिपे हुए राजनीतिक संदेश डाले जाते थे। राम का अधर्म से युद्ध अब विदेशी शासन से संघर्ष बन गया था। भीड़ जो पहले सिर्फ मनोरंजन या पूजा के लिए आती थी, अब राष्ट्रवादी विचारों से जुड़ने लगी, जिसके बाद ये रामलीला सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं रह गई, ये एक थिएटर ऑफ रेजिस्टेंस बन चुकी थी। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में भारत में एक असाधारण परिवर्तन हो रहा था। एक तरफ ब्रिटिश साम्राज्य अपने शासन को अधिक संगठित और कठोर बना रहा था, तो दूसरी तरफ भारत की आम जनता के भीतर एक नया भाव गहराने लगा था, राष्ट्रवाद का। ये राष्ट्रवाद सिर्फ पढ़े लिखे वर्ग तक सीमित नहीं था, बल्कि धीरे धीरे गांव देहात तक फैलने लगा था। लोग अब ये समझने लगे थे कि विदेशी हुकूमत केवल उनकी जमीन और संसाधनों पर ही नहीं, बल्कि उनकी अस्मिता, उनकी संस्कृति और जीवन शैली पर भी कब्जा जमाना चाहती है। 1857 का विद्रोह, जिसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली लहर माना जाता है, भले ही सैन्य दृष्टि से असफल रहा हो, लेकिन उसने अंग्रेजों को यह एहसास दिला दिया था कि भारत को सिर्फ कानून और फौज के बल पर नहीं चलाया जा सकता। उन्हें यह समझ आ गया था कि भारतीय समाज की गहराई में जो सांस्कृतिक चेतना बसी हुई है, वो किसी भी समय एक बड़े विद्रोह में बदल सकती है। इसलिए उन्होंने ये रणनीति अपनाई कि धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों को पूरी तरह निगरानी में रखा जाए। अंग्रेजों को डर था कि धार्मिक आयोजनों के जरिए जनता के भीतर कोई ऐसा भाव ना पनपने लगे जो उनके शासन के लिए चुनौती बन जाए। इसलिए उन्होंने त्योहारों, मेलों और धार्मिक यात्राओं पर सख्त निगाह रखनी शुरू कर दी। खास तौर पर वे आयोजनों जो बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को एकत्र करते थे, जैसे रामलीला, होली, दशहरा, गंगा स्नान आदि, अंग्रेजों की विशेष नजर में आ गए। राम की कथा जो सदियों से भारतीय जनमानस में रची बसी थी, उसमें इतनी नैतिक शक्ति थी कि अगर उसे किसी राजनीतिक प्रतीक से जोड़ दिया जाए तो उसका असर सीधा जनता पर पड़ता। राम एक ऐसे आदर्श पुरुष माने जाते हैं जो अन्याय, अत्याचार और धर्म के खिलाफ खड़े होते हैं। ऐसे में अगर उनकी कथा के माध्यम से अंग्रेजी हुकूमत को रावण के प्रतीक के रूप में पेश किया जाए तो ये एक बेहद प्रभावशाली रूप ले सकता था। इसलिए अंग्रेज सरकार लगातार इस कोशिश में लगी रही कि धार्मिक आयोजन सिर्फ धार्मिक बने रहे, उन्हें राजनीतिक रूप न लेने दिया जाए। लेकिन भारतीय समाज के लिए धर्म और राजनीति को अलग करना आसान नहीं था। यही वो समय था जब रामलीला जैसे मंचों ने, जो पहले केवल श्रद्धा और मनोरंजन के साधन थे, धीरे धीरे एक सामाजिक राजनीतिक मंच का रूप लेना शुरू किया। यहीं से धार्मिक कथा से जनजागरण की यात्रा शुरू होती है, एक यात्रा जिसमें रामलीला सिर्फ लीला नहीं रह जाती, बल्कि वो जनता के भीतर प्रतिरोध और आजादी की चेतना जगाने का जरिया बन जाती है। रामलीला की कथा में राम अधर्म, अन्याय और अहंकार के विरुद्ध खड़े होते हैं। अब स्वतंत्रता सेनानियों ने इस नैरेटिव का राजनीतिक अनुवाद करना शुरू किया। राम अब सिर्फ अयोध्या के राजा नहीं थे, वो बन गए थे जनता के प्रतिनिधि। और रावण को प्रतीक बनाया गया अंग्रेजी हुकूमत का, एक शक्तिशाली, दमनकारी और विदेशी सत्ता का, जिसे पराजित करना न्याय की राह है। जिसके बाद हुआ राजनीतिक संवादों का समावेश। बनारस,
कानपुर, प्रयागराज जैसे शहरों में रामलीला के मंचनों में सूक्ष्म लेकिन स्पष्ट राजनीतिक संदेश डाले जाने लगे। संवादों को इस तरह लिखा गया कि वे धार्मिक भाव भी जगाएं और साथ ही ब्रिटिश शासन के प्रति आक्रोश भी पैदा करें। जैसे राम कहते, जो राजा प्रजा की पीड़ा ना समझे वो रावण से भी बड़ा अधर्मी है। संकेत, ब्रिटिश हुकूमत। हनुमान के संवाद, सच्चा सेवक वही जो अत्याचार का अंत करे। ऐसे संवाद सीधे तौर पर शासकों को निशाना नहीं बनाते थे, लेकिन जनता उनका संदर्भ पहचान जाती थी। वही जहां शुरुआत में लोग रामलीला श्रद्धा या मनोरंजन के लिए देखने जाते थे, वो धीरे धीरे मंच, राजनीतिक चेतना और सामूहिक जागरूकता का माध्यम बन गया। साधारण जनता, जिसे सीधी राजनीति भाषणों से जोड़ना मुश्किल था, और रामलीला के जरिए ये समझने लगे कि अत्याचार के खिलाफ खड़ा होना धर्म है। विदेशी शासन रावण की तरह है और राम की तरह संगठित होकर लड़ना होगा। इस परिवर्तन के बाद रामलीला अब एक थिएटर ऑफ रेजिस्टेंस बन चुकी थी। ये शब्द सिर्फ रूपक नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक सत्य है। थिएटर ऑफ रेजिस्टेंस क्यों कहा जाए? क्योंकि विचारों का प्रसार होना जरूरी था। अशिक्षित जनता तक राजनीतिक विचार पहुंचाने का सबसे प्रभावशाली तरीका था नाटक और धार्मिक मंचन। रामलीला इसकी आदर्श जमीन थी। इसके साथ ही अंग्रेजों के दौर में सभाएं करना मुश्किल था, लेकिन धार्मिक आयोजन के कारण हजारों लोग इकट्ठा हो सकते थे। वहीं दूसरी ओर रामलीला स्थानीय बोलियों और सांस्कृतिक प्रतीकों से जुड़ी होती थी। इससे उसमें कहे गए राजनीतिक संदेश और गहरे उतरते थे। रिपोर्ट्स बताती है कि कई बार ब्रिटिश अफसर इन मंचनों को देखकर परेशान होते थे, लेकिन खुलकर विरोध नहीं कर सकते थे क्योंकि आयोजन धार्मिक था और काफी संख्या में लोग वहां पर उपस्थित होते थे। इन सब से परे एक बात तो खास है कि रामलीला का राजनीतिक रूप हमें एक गहरी बात सिखाता है। सांस्कृतिक पूंजी यानी कल्चरल कैपिटल का इस्तेमाल सामाजिक और राजनीतिक बदलाव के लिए किया जा सकता है। लोक धर्म, लोक कला और लोक संवेदना, इन तीनों को जोड़कर आजादी के आंदोलन ने एक वैकल्पिक रास्ता अपनाया। जब राजनीति को धार्मिक रंग मिल जाए और धर्म को नैतिकता का आधार, तब जनता की चेतना असंभव को भी संभव बना सकती है। बहरहाल रामलीला भारत की परंपरा है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन इसके भीतर समाया हुआ राजनीतिक अर्थ एक बहुत बड़ा सामाजिक दस्तावेज है। ये दिखाता है कि किस तरह भारत के स्वतंत्रता सेनानी सीधे संघर्ष के अलावा सांस्कृतिक और प्रतीकात्मक लड़ाइयां भी लड़ रहे थे। रामलीला, जो कभी एक लीला मानी जाती थी, उस दौर में बन गई थी एक लीडरशिप का प्रतीक। अंत में बस इतना कहूंगी कि जब आप अगली बार रामलीला देखें तो सिर्फ श्री राम की विजय नहीं बल्कि उस मंच की ताकत को भी याद करें जिसने लाखों भारतीयों के भीतर राष्ट्रवाद की चिंगारी जलाई थी। हालांकि इस पर आपके विचार क्या है, कमेंट में जरूर रखिएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।